अम्बाला के नन्हेड़ा गांव में प्रोफेसर गुरदेव सिंह के निवास पर आयोजित जनवादी लेखक संघ और प्रगतिशील लेखक संघ की संयुक्त गोष्ठी में देश दुनिया के हालात, सत्ता के अहंकार, युद्ध और रचनात्मक स्वतंत्रता पर गंभीर विमर्श हुआ। अध्यक्षता डॉक्टर सुदर्शन गासो ने की। गोष्ठी में मनोज रूपड़ा के अपमान के विरोध, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और साहित्य की सामाजिक भूमिका पर प्रस्ताव पारित किए गए तथा कविता पाठ के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर दिया गया। अम्बाला से आज शब्दों ने सत्ता से सवाल पूछे। लेखकों की गोष्ठी में साहित्यकारों ने युद्ध, दमन और अहंकार के इस दौर में रचना की जिम्मेदारियों को याद दिलाया। यह केवल कविता नहीं थी, यह समय के खिलाफ विवेक की आवाज़ थी। आइए आज आपको सुनवाते हैं अम्बाला में हुई प्रबुद्ध जीवियों की इस बैठक गोष्ठी में क्या कुछ काव्य पाठ किया गया और उन्होंने अपने अभिभाषण में क्या विचार व्यक्त किए। लो जी, मैं दो रचनावां तुहाडे सामने पेश करने की खुशी लवांगा। पहली कविता मैं पंजाबी च, दूसरी हिंदी सुनाऊंगा। पहली कविता का सिरलेख है जी, कभी कोई नवी तान सुना दे। कभी कोई नवी तान सुना दे, नवे दौर विच नवे समय दा गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। कभी कोई नवी तान सुना दे, नवे दौर विच नवे समय दा गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। सत्ता एक अडंबर हो गया, सिंहासन कोई बवंडर हो गया। इस अडंबर तो पर्दा ला दे, इस सिंहासन दा मरसिया गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। वाह। सत्ता एक अडंबर हो गया, सिंहासन कोई बवंडर हो गया। इस अडंबर तो पर्दा ला दे, इस सिंहासन दा मरसिया गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। कलियां नू आजाद करा दे, खुशियां दे मुख तो घुंड उठा दे। मुफलिसी दा रोग मुका दे, गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। भांत भांत दे फुल खिड़ा दे, बाग कोई नवा उगा दे। महकां भरी पौन पगा दे, चानण दा तू मींह भरा दे। भांत भांत दे फुल खिड़ा दे, बाग कोई नवा उगा दे। महकां भरी पौन पगा दे, चानण दा तू मींह भरा दे। गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। चीख ना किते सुनाई देवे, दर्द ना किते दिखाई देवे। ममता ना कुमलाई होवे, मनुखता ना मुरझाई होवे। गा दे गीत नवा कोई गा दे। चीख ना किते सुनाई देवे, दर्द ना किते दिखाई देवे। ममता ना कुमलाई होवे, मनुखता ना मुरझाई होवे। गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। धरती दी सुंदर हिकड़ी तो हथियारां दी फौज घटा दे। धरती दी सुंदर हिकड़ी तो हथियारां दी फौज घटा दे। कुल दुनिया दे कुल परिंदे मिल के गावन गीत साजिंदे। धरती दी सुंदर हिकड़ी तो हथियारां दी फौज घटा दे। कुल दुनिया विच दे कुल परिंदे मिल के गावन गीत साजिंदे। गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। नफरत दे पैगाम मुका दे, दुई द्वैत दे भेद मिटा दे। प्रेम प्यार दे दीप जगा दे। गा दे गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। नवे दौर विच नवे समय दा गीत नवा कोई गा दे। कभी कोई नवी तान सुना दे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ठीक है। मैं अकेला नहीं करता भोजन। जयदेव जी, जयपाल जी, मैं अकेला नहीं करता भोजन। जब भी मैं भोजन करने बैठता हूँ तो मुझे याद आ जाता है वे पेड़ जिससे टेबल बना है, कुर्सी बनी है। मुझे याद आ जाता है उस टेबल को बनाने वाला मिस्त्री। भोजन की थाली को हाथ लगाता हूँ तो मुझे बर्तन बनाने वाले मजदूर याद आ जाते हैं। उस प्रांत का स्मरण करता हूँ जहां से थाली की धातु निकलती है। मैं तो उस भट्ठी को भी याद कर लेता हूँ जिस पर तप कर थाली का आकार बना है। चपाती को हाथ में लेता हूँ तो किसान याद आ जाता है।
गेहूं ज्यादा जाता है, गेहूं को पैदा करने वाला खेत ज्यादा जाता है, धरती माता ज्यादा जाती है, गेहूं को पानी देने वाला खाल ज्यादा जाता है, पानी ज्यादा जाता है, वह पवन ज्यादा जाती है जिसमें सांस लेकर गेहूं बड़ा होता है। गेहूं की बल्लियां निकलने की खुशी में गीत गाती चिड़िया ज्यादा जाती है। गेहूं काटने से लेकर मेरे टेबल तक उसे पहुंचाने वाले सारे लोग ज्यादा जाते हैं। ये सारे लोग शामिल होते हैं मेरे भोजन करने के समय। मैं करता हूं इन सभी का धन्यवाद। ये सभी लोग मुझे भोजन करते हुए देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से सभी से मिलकर बनता है मेरा देश। मैं अकेला नहीं करता भोजन, ना ही मेरा देश अकेला करता है भोजन। मैं अकेला नहीं करता भोजन। बहुत धन्यवाद। अजोके दौर विच कलम नूं ढा लाउण वालियां दा बोलबाला इस कदर फैलिया होया है कि जो बहुत ही निंदणयोग है। अज की इस मीटिंग विच कलम दे धारनी लोगों के उपर अपनी एक कह लो ताकत का एक तरह का अजमाइश की जा रही है। उस दे बावजूद भी असीं समझते हैं कि जे असीं साथी कलम दे हाणी बन के अपनी पगडंडी ते चलते रहिए तो सानू इस तरह की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। इस दौर दे विच इस तरह नूं ही बल देंदी एक कविता आप सब की नज़र। जदों तक इन्हां राहां विच हनेरा वे सजना, वाह। जदों तक इन्हां राहां विच हनेरा वे सजना, ओ हर शाख ते हर पगडंडी ते दीवे जगांदा होवेगा। चन्न दे निकलण दा इंतजार नहीं करदा, हर शाख ते जुगनू बिठांदा होवेगा। सुत्ते आलणियां विच पंछी अज करन गल्लां, काली राते कोई हनेरा भजांदा होवेगा। हुण चलिया ए कूड़ दा प्रचार सब पासे, हुण चलिया ए कूड़ दा प्रचार सब पासे, ओ नगारे दी चोट ते सच सुनांदा होवेगा। अज नशियां ने खा ली जवानी वे सजना, अज नशियां ने खा ली जवानी वे सजना, ओ मिसालां बाल के सब नू जगांदा होवेगा। इत्थे लुटिया जांदा दुख भरदे ने मापे, इत्थे लुटिया जांदा दुख भरदे ने मापे, ओ उदास रुत्तां दे विच दुख वंडांदा होवेगा। सौण महीने भी पिंगा सुनिया जापन, सौण महीने भी पिंगा सुनिया जापन, ओ सुखे बिरखां ते पिंगा चटांदा होवेगा। जदों तक इन्हां राहां विच हनेरा वे सजना, हर पगडंडी ते ओ दीवे जगांदा होवेगा, जगांदा होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अज की इस मीटिंग विच आप लिए एक बहुत ही एक विचारधारा नाल संबंधित कविता का सिरलेख है कविता ते एहसास। कविता लिखण की कोशिश विच जद भी मैं लिखा वांदा ते मेरे सामने पे कागज मेरे वाल हसदे ते पुछदे कि तू की लिखण की कोशिश कर रहा है। अज जदों मैं लिखना चाहया तो मेरे बूहे अगों एक अनजान जी कुड़ी सिर ते गोहे दा टोकरा चुकी, टोकरे विचों चौंदा मुतराल, उस दी कमीज ते हर रोज एक नवी लाइन छड़ जाती। क्या बात है, क्या बात है। वो मध्यम ते फीकियां लाइनां जिन्हां विचों मैनूं भारत दा नक्शा दिखाई दिंदा है, बहुत कुछ दस दिंदियां। आई तू की लिख रहा है? मैं कविता लिख रहा हाँ भैणे। ये कविता की हुंदी है? मेरे कोल उस दे प्रश्न का जवाब देने वास्ते कोई शब्द नहीं सन। उस 2 मिनट इंतजार किया ते वो मुस्कुरा के चली गई। पर उस मुस्कुराहट विच मैनू ये एहसास करा गई कि एक कविता ते की लिखदा है, इस नूं खुद पता नहीं कि कविता हुंदी की है। क्या बात है।
हवा दा तेज गुला आया, मेरे सारे कागजां नूं उस पागल जी कुड़ी वाल उड़ा के लै गया। शायद उस मरजानी कोलों कविता दे अर्थां नूं समझण लई या मैनूं समझाउण लई। धन्यवाद। जो हालात हमारे देश में बने हुए हैं, उसी हालात पे जो है लिखा है कि नए साल में क्या 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 बदला है और क्या नहीं बदला। तो इस पे है, सरकार भी तुम्हारी, मंत्री भी तुम्हारे, सरकार भी तुम्हारी, मंत्री भी तुम्हारे, अपराधी भी तुम्हारे, न्यायाधीश भी तुम्हारे, अपराधी भी तुम्हारे, न्यायाधीश भी तुम्हारे, मंदिर भी तुम्हारे, भगवान भी तुम्हारे। हम किसको पुकारे, दबे कुचले बेचारे, हम किसको पुकारे, दबे कुचले बेचारे, दया के पात्र तुम्हारे। 21वीं सदी में भी वही हाल है हमारे, 21वीं सदी में भी वही हाल है हमारे। कैलेंडर भी तुम्हारे, नए साल भी तुम्हारे, कैलेंडर भी तुम्हारे, नए साल भी तुम्हारे। और एक ही को लेकर है कि जैसे कहा जाता है ना कि भगवान सर्वशक्तिमान, तो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान की परिभाषा बताती हुई छोटी सी कविता है। बादल फटा उत्तर काशी पर, बादल फटा उत्तर काशी पर, भगवान के भक्तों की भूमि पर, सब तहस नहस कर दिया बादल ने, सब तहस नहस कर दिया बादल ने, पूरे गांव का अस्तित्व मिटा दिया बादल ने। क्या उसे मालूम नहीं कि यह उत्तर काशी, क्या उसे मालूम नहीं यह उत्तर काशी है। शायद बादल नास्तिक है, शायद बादल नास्तिक है, नहीं मानता वो पाखंड को, नहीं मानता वो पाखंड को। प्रकृति मानवता पर चलती है, प्रकृति मानवता पर चलती है, जो इसका हनन करे उससे प्रतिकार करती है, जो इसका हनन करे उससे प्रतिकार करती है। दिखाना चाहती है दुनिया को अपनी ताकत, दिखाना चाहती है दुनिया को अपनी ताकत, उसे मालूम है प्रकृति ही सर्वशक्तिमान, उसे मालूम है प्रकृति ही सर्वशक्तिमान। कविता का शीर्षक है संस्कारी। जरूरी नहीं वह हिटलर की तोप लेकर आए, जरूरी नहीं जरूरी नहीं वह वह हिटलर की तोप लेकर ही आए। वह आ सकता है पकड़कर बच्चों की उंगली, थाम कर माओं का पल्लू, गाते हुए बेटियों के गीत, वह संभालते हुए पिताओं की पगड़ी। जरूरी नहीं वह हिटलर की तोप लेकर ही आए। वह आ सकता है जगते हुए महामृत्युंजय मंत्र अस्पतालों के लिए, पाठ करते हुए धर्म ग्रंथों का स्कूलों के लिए, बनाते हुए भव्य मंदिर गंदी बस्तियों के लिए, निकालते हुए गौरव यात्रा स्वर्ण युग के लिए। वह आ सकता है रामराज का सपना लेकर गांवों के लिए, आर्यवर्त का नक्शा लेकर शहरों के लिए, फूलों की बारिश लेकर खेतों के लिए, पूंजी की बहार लेकर रोजगार के लिए, भक्तों की फौज लेकर सुरक्षा के लिए। जरूरी नहीं वह हिटलर की तोप लेकर ही आए। वाह, घर पर ही रहना दोस्त अब प्यारा बड़ा संस्कारी है। एक कविता है रसद, छोटी सी कविता है। युद्ध के बाद एक सैनिक शिविर में रसद भेजी गई, कुछ दवाइयाँ, कुछ कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ बाकी चीजें जो जरूरी थी। बाकी चीजों में कुछ औरतें थी
कुछ बच्चियां। पानी में गड़बड़ हो गया था, वो उधर आ गया था। बाद एक सैनिक शिविर में रसद भेजी गई। कुछ दवाइयाँ, कुछ कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ बाकी चीजें जो जरूरी थी। बाकी चीजों में कुछ औरतें थी, कुछ बच्चियां। वाह, ये है ना, छोटी छोटी है। पाप का घड़ा, पाप का घड़ा भी बड़ा अजीब है। न कभी भरता है, न कभी फूटता है। सदियों से यूं ही रखा है। वही है, एक ही है, ठीक है। छप्पर, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जिनके छप्पर ही नहीं, उनकी चमड़ी भी उधेड़ लेता है। क्या बात है। और छप्पर भी बदल रही, छप्पर छप्पर ही है, उसमें तरक्की नहीं हुई, यही है। ईश्वर सब देखता है। भूकंप हो या तूफान, बीमारी या महामारी, युद्ध या दंगे, शोषण या गरीबी, ईश्वर का हृदय बड़ा विशाल है। वह कभी दिल छोटा नहीं करता, बस देखता ही रहता है। टकटकी लगाए, पता नहीं उसकी नजर कमजोर है। शमशान, जय जवान जय किसान, सुनते सुनते रोया शमशान। शादी, सब लड़कियां गा रही थी, एक लड़की रो रही थी जिसकी शादी थी। शिकार पर तानाशाह, बच्चे दिखते नहीं हैं गलियों में, स्कूलों पर लटके हैं ताले, किसान खेतों से गायब है, माएं चूल्हे की तरफ देख रही है, चूल्हे में आग नहीं। ईश्वर जा छिपा है कण कण में, अंतर्धान हो गए हैं देवता, समाधि में चले गए हैं संत, चरणों में गिर पड़े हैं राष्ट्राध्यक्ष, तानाशाह निकला है शिकार पर। क्या बात है। गर्व, अच्छी बात नहीं है अपने पड़ोसी को मार देना। यह बात मैं अच्छी तरह जानता था और मानता भी था, पर इन दिनों मैं अपने धर्म और जाति पर बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहा था। गर्व की ऐसी अनुभूति मुझे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। बस गर्व करते करते एक दिन मेरा पड़ोसी मेरे ही हाथों मारा गया। मेरे एक दोस्त ने उसका घर भी जला दिया। शर्म नहीं आई, माँ ने सवाल किया। शर्म नहीं आई, माँ ने सवाल किया, शर्म किस बात की? मैंने गर्व से कहा। अगली कविता है, लास्ट है ये। मैंने अपने धर्म के नारे लगाए, उसने अपने धर्म के। मैंने अपने भगवान का झंडा उठाया, उसने अपने भगवान का। बात बढ़ती ही चली गई और वही पहुंच गई जहां अक्सर पहुंचती है। वह भी मारा गया, मैं भी मारा गया, घर उसका भी गया, घर मेरा भी गया। बड़ी मुश्किल से बचाए हमने अपने धर्म और भगवान। लहू च ਭਿੱਜੇ ਬੂਟ ਨੇ ਫਰਸ਼ੀ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ। ਲਹੂ ਚ ਭਿੱਜੇ ਬੂਟ ਨੇ ਫਰਸ਼ੀ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਸ ਖੰਜਰ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ। ਲਹੂ ਚ ਭਿੱਜੇ ਬੂਟ ਨੇ ਫਰਸ਼ੀ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ, किस खंजर ने दस्तखत कीते फाइलां ते। वणज बहाने खणज धरत कब्जाउण लई। वणज बहाने खणज धरत कब्जाउण लई। वणज बहाने खणज धरत कब्जाउण लई, फौजां दे सिर करदे
ਜ਼ੁਲਮ ਕਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲੁੱਟ ਦਮਨ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਮਸਾਇਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਮਸਾਇਲਾਂ ਤੇ डॉक्टर दर्शन कासो साहब की रहनुमाई में जो आज ये बैठक रखी है, विशेष रूप से जो हमारे दिग्गज महारथी विद्वान प्रबुद्धजीवी इस दुनिया को छोड़ गए हैं, अलविदा कह गए हैं हमारी इस साहित्यकार की जगत को। हाल ही में निरंतर बहुत सारे लोगों ने उनके लिए मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उससे बड़ी बात, हाल ही में कुछ दिनों में जो साहित्यकारों के साथ अजीबोगरीब हादसे पेश आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और देखने में ये भी आया कि सत्ता पक्ष द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है साहित्यकारों के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। बल्कि ये यूं कहें कि ये सरकार की या सत्ता में बैठे हुए या जिनके ऊपर जिनको वरदस्त प्राप्त है, उनकी निर्कुलता, मानवीयता, जिस तरह से उनके अंदर संवेदनाशील जो उनकी व्यवहार है, वो बहुत ही निंदाजनक है। अभी हमारे एक साहित्यकार, कहानी लेखक कार के ऊपर जो हाल ही में घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, उसी को लेकर के चंद लाइनें मैंने लिखी हैं, आपकी सबकी नजर पेश कर रहा हूं। इरशाद। इसका कविता का शीर्षक है सभा में उतरा अंधकार। वाह। एक कहानीकार मंच पर नहीं, अपने शब्दों के साथ चुपचाप बैठा था, जैसे कोई दीपक हवा से डरकर भी चलता रहता है। पर तभी कुलपति की कुर्सी से एक वाक्य गिरा, ज्ञान नहीं जैसे सत्ता का पत्थर। सभा में बैठे प्रबुद्ध जन अचानक पुस्तक बन गए, खुले पर पढ़े नहीं जा सके। उस कहानीकार के पास कोई ढोल नहीं थी सिवाय उसकी भाषा के, जिसे कुलपति की आवाज ने भीड़ के बीच नंगा कर दिया। ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह शब्दों के मंदिर में जूते पहनकर घुस आने जैसा था। जिस आसन से विवेक बहना चाहिए था, वहीं से अहंकार टपका और कहानी का गला सत्ता की उंगलियों में कस गया। कुलपति महोदय, आपने उसे सभा से बाहर किया, पर याद रखिए, कहानियां दरवाजे से नहीं दिलों से निकलती हैं। आज आपने एक कहानीकार को खामोश किया, कल यह विश्वविद्यालय अपनी ही कथा में खलनायक बन जाएगा। और हम साइन इंटरोगेशन में कहा है, और हम लिखते रहेंगे, क्योंकि जब सत्ता चीखने लगती है तब साहित्य सच बोलने लगता है। वाह। हमने जो हमारी साहित्य जगत है, साहित्यकार लोग हैं, प्रबुद्ध जीवी हैं, मैंने उन सब लोगों की एक मिश्रित भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया, व्यक्त किया है अपने ये विचार। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भी कटाक्ष या व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस वाक्य ने, उस हादसे ने
कुछ इस तरह से दर्द दिया है, जख्म दिया है, एक आघात दिया है, जिसको लेकर के मेरे अंदर से ये कुछ शब्द निकले और मैंने अपने शब्दों को कागज पर उतारने की कोशिश की, प्रयास किया। धन्यवाद, शुक्रिया। जो साहित्यकार इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी रचनाएं पेश की, वो बहुत ही प्रासंगिक सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ी हुई थी और उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व महसूस किया जा सकता है। रचना एक बार लिखी जाती है, उसका असर सदियों तक रहता है। वो हमारे समाज की और सभ्यता की संपदा बन जाती है और भारतीय संस्कृति को हमारे साहित्य ने सींचा है। मानवीय संवेदनाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उनको सकारात्मक रूप देने के लिए साहित्य की भूमिका निर्विवाद रूप से स्वीकारी गई। आज के दौर में जिस तरह से सरमायादारी और साम्राज्यवाद इंसान से संवेदनाओं को खोस रहा है और उसकी संवेदनाओं को मार रहा है, वो समाज के रोशन भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए साहित्यकार का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह समाज को संवेदनाहीन होने से बचाए। जो समाज संवेदनाहीन हो जाता है, विचारहीन हो जाता है, वो अंधेरे के खिलाफ लड़ना छोड़ देता है और जब अंधेरा बेलगाम हो जाता है, फिर वो सारी खुशियों को लील जाता है। रोशनी बहुत जरूरी है और साहित्य की रोशनी में, साहित्य के आईने में हमारा समाज अपनी मूर्त देखता है, अपना भविष्य ढूंढता है। आज इतने मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को इग्नोर करके ऐसे ऐसे मुद्दे सरफेस पे लाए जा रहे हैं जो न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। और एक और रुझान हम देखते हैं कि आज कुछ लोग अपने विचारों को श्रेष्ठ मानकर समाज पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में वही विचार परभान चढ़ते हैं जो विचार विमर्श के माध्यम से या इतिहास में अपने स्वरूप को सिद्ध कर चुके होते हैं। लेकिन जिन विचारों की प्रकृति स्वभाव ऐसा हो कि जिसमें संकीर्णता बसी हो, उसमें से कल्याण असंभव लगता है। कल्याण तो तभी कहा जा सकता है कि वो पूरे समाज का कल्याण हो, पूरी मानव जाति का कल्याण हो। बल्कि मैं तो ये भी मानता हूं कि जितने भी दीवारें हैं, जितने भी सीमाएं हैं, उनको मिटाना चाहिए। दुनिया अपनी आर्थिकी का
कितने प्रतिशत हथियारों के ऊपर खर्च करती है, ना केवल खर्च करती है बल्कि उसका प्रदर्शन करती है। ये प्रदर्शन और ये खर्च किस कॉस्ट पे होता है? उससे बेरोजगारी बढ़ती है, उसके महंगाई बढ़ती है, उसके मनुष्यता का शोषण होता है, पैसा कहां से आता है? इसलिए मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यही समझता हूं कि साहित्यकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ी है। साहित्यकार को त्रिकालदर्शी कहा गया है। त्रिकालदर्शी इसीलिए कहा गया है कि जो विचार कहे जाते हैं उनकी जो गति होती है नुकसान की, वो भांप लेता है कि इस विचार के कितना नुकसान होगा समय को। हमने इतिहास में भी देखा है कि किस तरह से छोटे से छोटे विचार जो है वो पहले नफरत के रूप में आते हैं, फिर वो उसकी और तरह की रिश्तेदारियां पैदा हो जाती हैं, दंगे से, अड़ंगे से और कई किस्म की रिश्तेदारियां उसकी पनपने लगती हैं, और वो रिश्तेदारियां समाज में एक तरह से नाजायज संतानें कही जा सकती हैं। और इसलिए समाज की जो संस्थागत पुरानी हमारे आदर्श हैं उनको भी पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है मानवीय कल्याण की दृष्टि से। और ये काम कोई आसान काम नहीं होता। शुरू में इस काम को पसंद भी नहीं किया जाता, लेकिन अंत में इसको महसूस किया जाता है, इसके मूल्य को। ऐसे ऐसे मूल्यवान विचार हमने इन साहित्यकारों की रचनाओं में सुने हैं। भले ही संख्या थोड़ी थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता प्रशंसनीय है। और इन्होंने, जयपाल जी ने और देव जी ने जो ये अवसर प्रदान किया है, उसके लिए ये आभार के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। उससे साहित्य को गति मिलेगी। और मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ और साहित्यकार जो आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जनवादी लेखक संघ अम्बाला इकाई और प्रगतिशील लेखक संघ अम्बाला इकाई के आमंत्रण पर आज हमारे सभी माननीय लेखक हमारे आग्रह पर सरदार गुरुदेव सिंह जी के निवास पर इस रचना गोष्ठी और कविता गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। मैं संगठन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज की भले ही गोष्ठी कम सदस्य रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सार्थक और गंभीर विचार विमर्श इस गोष्ठी में हुआ। आपने अपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। डॉक्टर सुदर्शन गासो की अध्यक्षता में हुई आज की गोष्ठी बहुत सफल गोष्ठी है और आगे भी हम सभी रचनाकार मिलकर के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। तो आज की इस शिरकत के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस हमारे जो साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उन सभी की ओर से और जलेश और प्रलेश की ओर से हमने ये कुछ प्रस्ताव रखे हैं। एक तो हमारे कुछ बड़े लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी और ज्ञान रंजन अभी हमारे से विदा हुए, और दो हरियाणा के लेखक जिनमें रामधारी सिंह खटखड़ और अंग्रेज सिंह अलेवा वो हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं और उनके द्वारा जो रचनाएं समाज को दी गई है उनको हमेशा हम याद रखेंगे। इसके साथ ही
हिंदुस्तान में रचनाकारों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार जगह जगह पे देखने को आ रहा है, जिसमें पुस्तक मेले रद्द करना, विचार गोष्ठियाँ रोक देना या रचनाकारों को, बड़े लेखकों को धमकाना, और जिसमें हम जो नवीनतम घटना है, लेटेस्ट जो घटना है, वो छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में है, घासीदास यूनिवर्सिटी में हुई है। हम कुलपति साहब के जो रवैया है उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करे और सभी लेखकों से हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के इस घटना का विरोध करें और आज हम भी अपनी ओर से इस पर विरोध दर्ज करते हैं। तीसरा हमारा प्रस्ताव यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से छोटे देशों को उनकी प्रभुसत्ता को नष्ट किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उन पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और उससे क्या हुआ है कि हमारी सारी आर्थिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय वो डगमगा गई है और कुछ देश बहुत ही अधिक असहज महसूस कर रहे हैं और उनके व्यवस्था पर भी एक खतरा मंडरा रहा है, जैसे अभी वेनेजुएला में हुआ और उसके बाद अभी ईरान और ड्रीमलैंड के ऊपर कब्जा या वियतनाम को धमकियां कि ये जो बातें हो रही हैं इससे हम एक अशांत संसार की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे हथियारों का उपयोग होगा और बेकसूर लोग जैसे कि पहले युद्धों में मारे गए हैं उसी प्रकार की स्थितियां बनाई जा रही हैं। हम सभी बुद्धिजीवी हम उनकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसी स्थितियों को रोका जाना चाहिए और लोगों के जो मानवीय अधिकार है उसकी सुरक्षा की जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए। ये किसी भी देश का अपना अधिकार है कि वह अपने सत्ता को या अपने सरकारी प्रशासन को किस प्रकार चलाता है।